चलिए जी, न्यू चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी। और जैसे कि आप 10th वगैरह में भी ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी कर चुके हो, प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज क्या, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया। दूसरी चीज आपने पढ़ी थी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ना तो नेगेटिव होगी और ना 1 से बड़ी होगी। ठीक है, चल क्या किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कोई इरेशनल नंबर हो सकती है? नहीं, रीजन 0 और 1 के बीच में नहीं तो क्या कोई भी इरेशनल नंबर 0 और 1 के बीच में नहीं लाई करता? करता। तो देखो, अच्छा अगर मैं कहूं ये 0.5 का रूट, तो इरेशनल, ये इरेशनल नहीं है। नहीं मैंने कब कहा? तुम कह रहे हो इरेशनल नहीं है, मैंने कहा इरेशनल हो गया। हाँ इरेशनल हो गया। तो 0.5 को मैं ये लिख सकती हूँ, अब इसको मैं ये लिख सकती हूँ। अब √2 की वैल्यू 1.414। हाँ 1.414 आगे भी होती है, बट मैं 414 तक ही कंसिडर कर रही हूँ। याद नहीं उसका आगे। फॉर एग्जाम्पल हाँ 414 तक ही सही, चलो हमने 3 ही ले लिया, 414 तक ही ले लिया। ठीक है, अब ऊपर नंबर छोटा है नीचे बड़ा है और हैं दोनों पॉजिटिव, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है? है कि बिल्कुल है। समझ आ गया? तो ऐसा नहीं है कि इरेशनल, ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि एक बार असर्शन रीजन में पूछा था, असर्शन रीजन में दे रखा था कि असर्शन तो दे दिया, ये जो मैंने भी बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज √0.5 या कुछ भी 0 और 1 के बीच में रूट में नंबर। ठीक है, और नीचे दे दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो वो आप असर्शन रीजन के फॉर्म में दे सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब आपने पढ़ना है नेक्स्ट टाइप ऑफ इवेंट्स। टाइप ऑफ इवेंट्स सबसे पहले आपने पढ़ी होगी इससे पहली क्लासेस में नल इवेंट पढ़ी थी या एम्प्टी इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। हाँ, नल सेट्स तो अलग चीज होती है, इवेंट अलग है। इवेंट भी सेट ही है एक तरीके से। एक और मैं बात बता दूं, ये आपके में प्रोबेबिलिटी जो है ना वो बेसिकली 3 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। 11th की प्रोबेबिलिटी, सेट्स वाला चैप्टर, प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ एंड कॉम्बिनेशन, नॉट परमुटेशन, ओनली कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन, सेट्स और प्रोबेबिलिटी तीनों चैप्टर का कंबाइंड केस स्टडी आ जाती है। ठीक है, तो जी नल इवेंट किसको बोलते हैं? एक ऐसी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0, सेकेंडली आपने फिर पढ़ा होगा श्योर इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। फिर आपने पढ़ा होगा सिंपल इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.55। नो सिंपल इवेंट होती है एन इवेंट कंसिस्टिंग 1 एलिमेंट ओनली, यानी जिसकी फेवरेबल आउटकम 1 होती है। एक ऐसी इवेंट जिसकी फेवरेबल आउटकम 1 हो। इफ फेवरेबल आउटकम इज 1, जैसे कॉइन में वो यस, तो उसमें E इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। फोर्थ इज कंपाउंड इवेंट। व्हाट इज कंपाउंड इवेंट? तो कंपाउंड इवेंट किसको बोलते हैं? जिसकी 1 ना हो। यस, जिसकी फेवरेबल आउटकम मोर देन 1 हो, मोर देन 1, दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट। ठीक है, जैसे कि हमने एक पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया और हम कह रहे हैं कि ऐसी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सम ऑफ नंबर्स इज 5, तो उसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज होगी, 1 4 4 1 2 3 3 2 हो गई कि नहीं? तो वो हमारी कंपाउंड इवेंट हो गई। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं एक कॉइन टॉस कर रही हूँ एंड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड कम्स, तो वो सिंपल इवेंट हो गई क्योंकि उसकी फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक ही है। तो जिसकी भी फेवरेबल आउटकम सिर्फ 1 होगी दैट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट, और जिसकी ज्यादा होगी, एक से ज्यादा फेवरेबल आउटकम्स अगर हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड इवेंट। ठीक है जी,
ठीक है, गुड। इसके बाद आता है इक्वली, EQUALLY, इक्वली लाइकली इवेंट्स, मोर देन वन इवेंट की बात हो रही है। इक्वली लाइकली इवेंट्स, सपोज आपके पास दो इवेंट है, एक E और एक F, जिनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.5 जिनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम हो, 0.5 देन दे आर कॉल्ड इक्वली लाइकली। अभी जैसे एग्जांपल मैंने बताया, मैंने एक कॉइन टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, कैसी हो गई इवेंट दोनों? इक्वली लाइकली। मान लो मैंने एक डाइस थ्रो किया, 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 3 आने की भी 1/6 एंड सो ऑन। तो वो सारी इवेंट्स क्या कहलाएंगी? इक्वली लाइकली। बात समझ आ गई? इक्वली लाइकली इवेंट किसको बोलते हैं? ठीक है, नेक्स्ट इज, आप जो पढ़ोगे, तो ऐसा कोई इवेंट नहीं है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। हाँ है ना, 0.5 है तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2। अरे दिस टाइप ऑफ इवेंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी डेफिनेशन कोई नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जो उस केस में एक ही बार आ सके। नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जिनमें कोई भी कॉमन ना हो। अगर इनका इंटरसेक्शन 5 है, यानी कि नो एलिमेंट इज कॉमन इन E एंड F, 1 हटा देना यहां से, E एंड F दो इवेंट में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, then the events are known as mutually exclusive. Yani in other words we can say that mutually exclusive events are disjoint sets. So we can say that mutually exclusive events are disjoint sets. इसका एग्जाम्पल बिल्कुल अभी बता रही हूं मैं। जैसे मैंने अभी 2 डाइस वाला दिया था आपको एग्जाम्पल, कि आपने 2 डाइस थ्रो किए, अब एक इवेंट मैंने बोल दी कि सम ऑफ नंबर्स इज 5, और दूसरी में बोल दी सम ऑफ नंबर्स इज 6। अब दोनों में अलग अलग ही एलिमेंट होंगे। सम ऑफ नंबर ऑफ 5 में 1 4 4 1 2 3 3 2 आएंगे, सम में भी 6 में 4 2 2 4 आएगा, 3 3 आएगा, और 5 1 और 1 5 आएगा। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, अलग अलग है दोनों। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट। इनके भी बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे आपने क्वेश्चंस करने हैं जिसमें लिखा होगा इफ E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दिस। तो वहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब आपको समझ आना चाहिए कि उनका इंटरसेक्शन 5 है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज 7th, एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स? एग्जॉस्टिव इवेंट्स किसको बोलते हैं? अगर इवेंट्स का यूनियन करने पर मुझे पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिले, सैंपल स्पेस मिले, जितनी भी इवेंट्स हैं अगर उनका यूनियन करने पर मुझे पूरा का पूरा क्या मिल रहा है? सैंपल स्पेस मिल रहा है। अब जैसे कि मैंने एक डाइस थ्रो किया, कितनी आउटकम होंगी? कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6। अब E मैंने इवेंट ले ली कि एक इवन नंबर आना चाहिए, तो F मैंने इवेंट ले ली कि एक ऑड नंबर आना चाहिए। दोनों का मैं यूनियन करूंगी तो मुझे पूरा का पूरा S मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सो दैट्स मीन कि उस केस में E और F को हम क्या बोलेंगे कि दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब ऑब्वियसली ये नहीं है कि एवरी टाइम की ऑब्जेक्टिव जो इवेंट्स होती है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो। समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल कि जो इवेंट्स हैं वो सिर्फ एग्जॉस्टिव हो, एंड समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो। ठीक है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया जिसमें E सारे इवन नंबर है, F सारे ऑड नंबर है, ये एग्जॉस्टिव तो है ही है, साथ में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। ऑड नंबर कौन कौन से होंगे? 1 3 5। इवन कौन कौन से होंगे? 2 4 6।
तो कुछ भी कॉमन नहीं हुआ, है ना। तो एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि एवरी एग्जॉस्टिव इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑल्सो, इट मे बी और इट मे नॉट। जैसे वो कॉइन टॉस करे तो हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल, हाँ तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बिल्कुल हुई, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हुई और एग्जॉस्टिव भी हुई। नहीं हुई ना, हुई। देखो ऐसे हो गया ना। देखो एक इवेंट है कि हेड आएगा, आप प्रोबेबिलिटी मत देखो, आप ये देखो उसके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट कॉमन नहीं होना मतलब चाहिए। उसमें एक तो प्रोबेबिलिटी होगी कोई भी दो से ज्यादा वो नहीं आना चाहिए, हेड नहीं आना चाहिए। आपने अभी एक कॉइन बोला था, दो को अगर 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो ई हमने इवेंट ली, जिसमें हेड आना चाहिए। सिर्फ हेड आना चाहिए, नहीं, हेड मतलब 2 हेड या 1 हेड आए, कोई भी आ सकता है। ठीक है। और टेल, और दूसरा इवेंट हो गया कि टेल, कि कोई भी हेड ना आए, सिर्फ टेल आए। हाँ नहीं, कि कोई भी टेल आ सकते हैं, 1 टेल या 2 टेल आ सकता है, हाँ। तो वो एग्जॉस्टिव तो होंगे लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, देखा क्या, सही रहा। ठीक है। तो आपकी इवेंट्स ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक ही होगी, वो किसी भी इनमें मल्टीपल टाइप्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है। अब एक जो चीज मैं बताने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनना, कि समटाइम्स events may be mutually exclusive as well as exhaustive। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होती है और एग्जॉस्टिव भी होती है, ठीक है। यानी उनका किसी भी दो का इंटरसेक्शन फाई होगा और उन सब का यूनियन करने पे मुझे पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालो एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। यानी अब आपको कैसे पता चलेगा कि कहां मुझे यूनियन लगाना है, कहां मुझे इंटरसेक्शन लगाना है, कहां मुझे कॉम्प्लीमेंट लगाना है। एक और चीज, इससे पहले आपने एक और चीज पढ़ी थी इससे पहले, कि किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी नॉट ई, जिसको कि हम पीई बार भी बोलते हैं, किससे दी जाती है? पीई से दी जाती है ना। तो इसको हम बोलते हैं नॉट ई, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। जैसे हम सेट वाले चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कैसे निकालते थे? यूनिवर्सल वाले सेट में से सेट को माइनस करके, है ना। तो यहां पर भी वही है, नॉट ई मतलब सैंपल स्पेस में से वो एलिमेंट लेने हैं जो कि ई में नहीं है, ठीक है। तो एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स में फर्स्ट अगर आपको निकालनी हो जैसे ई और एफ, तो ई और एफ का मतलब होगा यस, ई यूनियन एफ। अगर कहीं पर भी वर्ड हो ई एंड एफ इंटरसेक्शन, तो मतलब होगा इंटरसेक्शन। अब अगर कहीं पर वर्ड हो ए बट नॉट बी, तो ए माइनस बी, ए लेकिन बी नहीं, यानी ए माइनस बी, जिसको कि इंटरसेक्शन की फॉर्म में ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये सब हमने सेट्स में किया था। सिमिलरली अगर वो कहें बी बट नॉट ए, तो वो क्या हो जाएगा? बी माइनस यानी कि बी इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अगर कहीं पर आ जाए नीदर ई नॉर एफ, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ई और एफ, ओ सॉरी ई और एफ, ई डैश यहां पर भी नहीं, मैंने यहां पे गलती लिखी है, यहां ठीक लिखा था, मैं यहां पे बोलने लगी थी नीदर बी नॉर ए, तभी तो मैंने ए और बी की फॉर्म में लिखा था। नीदर बी नॉर ए, ना तो बी हो ना ए हो, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब सेट के अकॉर्डिंग आप इसको क्या लिखते हो? यू माइनस लिखते हो आप लिखते हो सेट के अकॉर्डिंग इसको यू माइनस ए यूनियन बी, ये लिखते हो डी मॉर्गन्स लॉ से,
है ना। यहां पे u जो होगा वो सैंपल स्पेस होगा, यहां पर u क्या चीज होगी, सैंपल स्पेस। तो यहां पे होगा सैंपल स्पेस माइनस a यूनियन b, क्योंकि यहां यूनिवर्सल सेट का मतलब सैंपल स्पेस से है। अब इसी तरीके से अगर आपको कहीं पर भी लिखा हो नॉट e, तो नॉट e मतलब सैंपल स्पेस में से e को माइनस, यानी e डैश। नॉट e मतलब e डैश या e बार, कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके के वर्ड्स आपको यहां पर मिलेंगे इस एक्सरसाइज में जो मैं आपको कराने जा रही हूं। either B or ये जो और है ना, इट इज सेम एज ईदर E और F, ठीक है। अब आ जाओ जरा, इसकी एक्सरसाइज पे कराऊंगी मैं सीधा स्टार्ट। 14.2 एग्जाम्पल सॉल्ट है, वो बाद में करोगे आप प्रैक्टिस, वो घर पे प्रैक्टिस करोगे। मान्य फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। a coin is tossed once. Stop. Then A coin is tossed once. Then, if it turns up head, a die is thrown once. If it turns up a tail, it is tossed twice more. Describe the sample space of the experiment. Second part, the event A that exactly one head occurs. Third part, the event B that at least two tails occur and or a number greater than 4. ठीक। अब वो कह रहा है कि एक कॉइन को टॉस किया वंस, इफ अ हेड टर्न्स अप देन डाई इज थ्रोन। तो फिर क्या करते हैं हम, डाई इज थ्रोन। अब डाई पे क्या क्या आ सकता है जी, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ये कंसेप्ट इन्होंने अब 9th में ऐड कर दिया ट्री डायग्राम का, और ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालने का, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है अगर टेल आया तो फिर क्या करना है उसने, अगर टेल आया तो क्या करना है, It is tossed twice more. कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस मोर। अब 2 बार टॉस कर रहे हैं तो 4 पॉसिबिलिटी है। क्या क्या हो सकता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यही हो सकता है। अब क्या है, सैंपल स्पेस लिखो। यूजिंग दिस ट्री डायग्राम यू कैन इजीली राइट डाउन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस व्हाट विल बी, हेड के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। और टेल के साथ क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, Tail, HH, THH, THH, THT, THT, TTH, TTH, TTT. TT और T। ये हो गया सैंपल स्पेस, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, राइट द इवेंट A that exactly one head occurs। A इवेंट है, यानी कि A को मुझे एक सेट की फॉर्म में लिखना है जिसमें एग्जैक्टली 1 हेड हो। तो ये 6 तो आएंगे ही आएंगे, H1 से लेकर के H6 तक के तो आएंगे ही आएंगे। इनमें से ये 2 केस और आ जाएंगे, THT और TTH आ जाएंगे या नहीं। और अगला इवेंट B That at least two tails occur or a number greater than 4 occurs. एटलीस्ट 2 टेल। तो एटलीस्ट 2 टेल मतलब या तो 2 टेल या तो 2 से ज्यादा टेल।
तो दो टेल वाले कौन कौन से हैं? एक तो यही है THT और TTH, और दो से ज्यादा टेल वाला एक है TTT वाला। और नंबर ग्रेटर देन 4, अब ग्रेटर देन 4 H5 में आ रहा है और H6 में। ये हमारी बी इवेंट। अब मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें ए और बी को चेक करना हो, क्या ए और बी सिंपल इवेंट है? क्या बताया था अभी डेफिनेशन? जिसकी फेवरेबल आउटकम 1 हो। क्या यहाँ पे फेवरेबल आउटकम 1 होगी? नहीं। इसका मतलब है सिंपल। सिंपल नहीं है तो कैसी है? कंपाउंड है। ठीक है, अब ये बताओ क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें कॉमन है क्योंकि इसमें कॉमन है, ये दो एलिमेंट इसमें कॉमन है मैम। H5 H6 भी तो और हाँ H5 H6 भी कॉमन है। सो दैट्स व्हाई ये हमारी एक्सक्लूसिव नहीं है। अब ये बताओ क्या ये एग्जॉस्टिव इवेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। इनका यूनियन करने पर सारे एलिमेंट मिलेंगे? हाँ बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। इनका यूनियन करने पर तुम्हें सारे एलिमेंट मिलेंगे। तो ए और बी कैसी हैं आपस में? नहीं, THH नहीं मिलेगा। क्यों? हाँ ये नहीं मिलेगा, ये THH नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है, इसलिए ये ना एग्जॉस्टिव है और ना म्यूचुअली डिसजॉइंट है। ये सिर्फ कंपाउंड इवेंट्स। पहचान समझ आ गई? ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पे। तानिश क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। हाँ मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चंस में ना प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है वो समझ लेना। सपोज करो वो, इसमें एक मैं एक्स्ट्रा पार्ट दे रही हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सपोज आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि H5 की प्रोबेबिलिटी निकालो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कि हेड आए और साथ में 5 आए। तो कैसे करते हैं उसका तरीका सीख लो, क्योंकि ये जो जिसमें ना हम दो डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल ले रहे हैं, लाइक एक कॉइन ले लिया, एक हेड, एक डाइस ले लिया, तो उसमें हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगती है। अब देखो इस कॉइन को आपने जब थ्रो किया तो दो पॉसिबिलिटी आई, हेड या टेल। ईच की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। 1/2। यहां आप क्या कर रहे हो? एक डाइस को थ्रो कर रहे हो। डाइस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/6 ईच। सब में 1/6 आएगा, यहां पर भी 1/6 आएगा। लेकिन यहां पर आप क्या कर रहे हो? कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हो। 4 पॉसिबिलिटी होगी, हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/4 आएगी। ठीक है, अब आपको यानी अगर H5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपने क्या करना है? H की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/2 एंड 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/6। तो आपका 1/12 आंसर। बात समझ आ गई? अब अगर आपसे कहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ TTH, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। TTH की प्रोबेबिलिटी, तो पहले टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/2। उसके बाद TH की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/4 यानी कि 1/8। ठीक है, अब बच्चे पता क्या करते हैं, इसमें ट्री डायग्राम से नहीं प्रोबेबिलिटी निकालते। वो क्या करते हैं, उन्होंने सैंपल स्पेस लिख लिया। अब उन्होंने पूछा कि H5 की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो क्या करेंगे, इसमें सैंपल स्पेस में देखते हैं। सैंपल स्पेस में H5 कितनी बार है? 1 बार। और ये टोटल नंबर कितने हैं? कितने हैं? 10 है। तो वो प्रोबेबिलिटी क्या लिख करके आते हैं? 1/10, नंबर 0। ऐसी अगले का सैंपल स्पेस निकाल लिया। उसके बाद देखेंगे सैंपल स्पेस में TTH कितनी बार आ रहा है? 1 बार। टोटल कितने हैं? 10। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? दोनों खत्म। जिसमें भी दो डिफरेंट काइंड की मटेरियल हमने ले रखे हो, लाइक जैसे एक कॉइन ले लिया, एक डाइस ले लिया। अब इसमें इसका उल्टा भी हो सकता है। एक बार एक क्वेश्चन आया था, मैं तुम्हें इसी पर बेस्ड बता देती हूँ कि अ मैन हैज 3 शर्ट्स एंड 2 ट्राउजर्स। बेचारा कि जो शर्ट्स हैं, शर्ट्स हो गई, उसके बाद सपोज एक व्हाइट कलर की है बेचारे के पास, एक सपोज ब्लैक कलर की शर्ट है, एक ब्लू कलर की है। पिंक कलर चल ठीक है वैसे ठीक है, रॉयल कलर से, रॉयल कलर्स है, मैंने रॉयल जान के लिए है। अरे पिंक ठीक है, लेकिन उसके बाद जो पैंट्स है ना,
ब्लैक वो उसके पास सिर्फ बेचारे के पास या तो ब्लैक है या ब्लू है। या तो ब्राउन है। ब्राउन चलो ग्रे ले लेते हैं, ग्रे ले लेते हैं, वो जी और बी से आ जाएगा फिर, है ना। तो पैंट उसके पास या तो ब्लैक है या तो ग्रे है। अब वो व्हाइट के साथ भी या तो ब्लैक पहनेगा या तो ग्रे पहनेगा, ऐसी इसके साथ भी या तो ब्लैक या तो ग्रे, इसके साथ भी या तो ब्लैक और या तो में भी ग्रे कैसे क्वेश्चंस करें। किए हैं उसमें, पर प्रोडक्टी इंक्लूड नहीं थी। ठीक है, तो अब इसके कितने पॉसिबल, इसके पहले तो सैंपल स्पेस बताओ, सैंपल स्पेस क्या बनेगा। WB WG हाँ, फिर ऐसे ही ब्लैक बी और ब्लैक जी, ब्लू बी और ब्लू जी, चेंज करना BB अरे बैट कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें जस्ट एक एग्जांपल बताया है। तो इस केस में भी ये नहीं कि पहले सैंपल स्पेस बनाया और उसके बाद आप प्रोडक्टिव सैंपल स्पेस से ले रहे हो, नो। इसमें भी आपको यहां से प्रोडक्टिव अलग लेनी है, इनकी अलग, और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल। 1/3 into 1/2 यानी कि शर्ट सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसकी 1/3, पैंट सेलेक्ट करने की कितनी हुई 1/2। तो उसके अकॉर्डिंग आपका वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो जाए चाहे, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6 1/3 1/3 into 1/2 1/6। जबकि इसके सैंपल स्पेस में कितने वो बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 7 इसमें 6 ही बन रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ट्री डायग्राम का यूज कर लो तो आसानी हो जाती है। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन, तानिश पढ़ो जरा, बुक दो भाई बच्चे को। Two dice are thrown and the sum of numbers which come upon dice is not noted. ठीक है, Let us consider the following events associated with this experiment. हाँ A. The sum is even. Option A. ठीक है, The sum is multiple of 3. The sum is less than 4. The sum is greater than 11. ठीक है, आउटकम्स बता दे कितनी होंगी। 4 नहीं 4 नहीं 1 1 6 1 क्या बोल रहा था, काउंट कर रहा था। आउटकम आउटकम्स ही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पूछ रही हूँ, कितनी होंगी 36। इतना टाइम नहीं होता कि हम लिखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे, या अगर वो पूछेंगे तो लिखेंगे। अगर उन्होंने कहा ना राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स या राइट सैंपल स्पेस, देन वी हैव टू राइट। अभी उन्होंने नहीं पूछा, क्यों लिखे, जरूरत ही नहीं है। अब ए इवेंट क्या कह रहा है, The sum is even. सम इज इवन। वो आपने जो 10th में टेबल में बनाई थी। बिल्कुल, सम इज इवन में अब यहाँ पे टेबल नहीं बनानी, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, वो इवेंट पूछ रहा है। ये होएगा 1 1 Which pair of these events is mutually exclusive? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। 5 तो सम इवन हो, अब सम क्या क्या हो सकता है 1 2 4 6 6, और आगे 8 8 भी हो सकता है, 12 तक हो सकता है ना ऐसे तो। हाँ। तो सम 2 कब आएगा 1 1 1 1 पे, ये हो गया सम 2। ठीक है, अब सम 4 कब कब आएगा 1 3 1 ऐसे लिखा 3 3 1 2 हाँ, सम 4 कब आएगा 2 2 1 3 3 1 3 और 3 3 1 पे। अब सम 6 कब कब आएगा 3 3 3 3 पे, 4 2 4 2 पे, 4 2 4 पे, 5 1 5 5 1 पे, 1 5 1 5 पे। सम 6 हो गया। सम 8 कब आएगा 4 4 4 4 6 2 6 2 2 6 2 6 3 5 3 5 5 3 3 5 3। दैट्स इट। 12 सम 10 कब आएगा 5 5 6 4 6 4 4 6 7 3 7 3 7 3 सही है, चलते रहो। 7 3 3 7 7 होता है ना इसमें, अच्छा 4 6 सम 10 हो गया, और उसके बाद सम 12 6 6 6 6 पे। 7 7 ठीक है, समझ आ गया। अब आ गई बी इवेंट। बी है सम इज मल्टीपल ऑफ, आएगा इस एक्सरसाइज में से भी कुछ नहीं, नहीं ये सीखना है करना। मल्टीपल ए मल्टीपल ऑफ 3, सम इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि सम या तो 3 हो या तो 6 हो या तो 9 हो या तो 12 हो। हाँ, इसमें कॉमन आएंगे, छोटे मतलब इसमें रहने सकते हैं ना। लिखना है क्योंकि वो बाकी पेयर भी कह रहा है। ठीक है,
हाँ जी, सम इज मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 सम कब आएगा? 3 1 1 3. 3 1 में सम 3 होगा। अच्छा मैम मल्टीपल. सम इज मल्टीपल ऑफ 3, अच्छा 2 1. 1 2 और 2 1। फिर 6 2 अब अगला है सम 6, सम 6 कब था? 2 4 4 2 2 4 3 3 3 3, ये हो गया सम 6। नहीं, 5 1 और 1 5, सम 6 हो गया। अब सम 9 पे आ जाओ। 6 3 3 6 4 5 5 6 4. 3 और 3 राइट। अब सम 9 के बाद सम 11। 11 क्यों मैम? 12 क्यों 11 ऑड नहीं है? नहीं, अच्छा 11 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, 12 वाला लेना है। 6 6. 6 6 सिर्फ एक ही आएगा सम 12 का। क्यों हो गए? अब ये तो पता चल रहा है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सी, सम इज लेस देन 4। अब लेस देन 4 में 1 भी आए, ये 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, तो ये भी नहीं हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सम इज ग्रेटर देन 11, ग्रेटर देन 11 में 12, वो भी आ रहा है, तो वो भी नहीं होगा। तो फिर आपस में कोई तो होगा ना, तो ये लिखने पड़ेंगे सम इज less than 4 लेस देन 4। 1 1 लेस देन 4 में सम 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. सम 3 हो सकता है, और बस यही हो सकता है। 1 2 मैम 1 2 1 लिख दिया आपने 1 2 नहीं लिखा 3 1 भी आएगा. 1 2 और 2 1 ही आएगा, बस 3 1 नहीं आएगा। 3 1. लेस देन 4 में सिर्फ ये आएंगे। और डी कह रहा है कि सम इज ग्रेटर देन 11, सम इज ग्रेटर देन 11 में सिर्फ एक ही आएगा, 6 और 6। लो जी, पता चल गया, सी और डी आर म्यूचुअली, सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं, आराम से, मजा आ रहा है। हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। 2 dice are rolled. A is the event that the sum of numbers is 5. A is the event, sum of numbers is 5. And B is the event that at least one of dice shows up 3. At least one dice shows 3. अब वो पूछ रहा है कि बताओ जी ए और बी क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या क्या ये एग्जॉस्टिव हैं? अब बना के देखने पड़ेंगे. नहीं बनाओ तो ओरली बता दो, बनाना पड़ेगा, एग्जॉस्टिव है, बनाना पड़ेगा इसको। तो क्या नहीं, मैंने सोच के बोला आंसर। चलो, 1 सम इज 5, 2 3 3 2 4 1 4 1 4 3 2 और 4 1 1 4, और एटलीस्ट वन डाइस शोज 3। 1 3 3. बोलो 3 वाले सारे बोल दो पहले। 1 3 मैं 3 1 3 2 3 3 3 3 4. एटलीस्ट 1 है ना। हाँ तो एटलीस्ट 1 में तो ज्यादा भी हो सकते हैं। 3 5 3 6. अब इन्हीं का रेसिप्रोकल कर दो। 3 7 3. 1 3 2 3, ये रहने देना। 4 3 5 3 और 6 3। 3 3 दोबारा रिपीट मत कर देना, गलती से भी नंबर कट जाएंगे। और इनका रीजन लिखना है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो है 5 नहीं है, इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली दे आर एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव। नहीं, क्यों उनका सब नहीं है। सैंपल स्पेस तो नहीं है. और इनका यूनियन करने पर मुझे सैंपल स्पेस भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं है. तो इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट
एग्जॉस्टिव। Irritable. क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? Yes. फोर्थ क्वेश्चन। आज देखो मैं तुम्हें कितना सारा काम दूंगी। एग्जाम्पल्स इसके हाँ जी है 5 एग्जाम्पल है। बस कल कर लेंगे। कल नहीं कर लेंगे, मैं कल अगली एक्सरसाइज कराऊंगी। मैम वो जो दोनों कल आएंगे वो आज वीडियो देख के करेंगे, ठीक है? क्योंकि फ्राइडे छुट्टी भी करनी है हमने, इसलिए। यार मेरी मम्मी ने पता नहीं क्या नाम है सर की। समृद्धि कल मॉर्निंग में मत आना। फोर्थ, चल भाई पढ़ते समृद्धि। गूगले सब देंगे। From हाँ। a group of 2 boys and 3 girls, 2 children are selected at random. ठीक है। Describe the events. A. चिल्ड्रन आर सेलेक्टेड। ये तो कॉमन नहीं है। A. Both selected children are girls. बोथ आर गर्ल। हाँ। B. The selected group consists of 1 boy and 1 girl. 1 बॉय एंड 1 गर्ल। And third part, at least 1 boy is selected. एटलीस्ट 1 बॉय। Each pair of events are mutually exclusive. चलो जी बताओ। Both are girls. बोथ आर गर्ल्स, इसमें सिर्फ एक सेट हो गया जी जी। Gigi era. Both of them भी era. हाँ जी, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, यानी कि जी बी या फिर बी जी। एटलीस्ट 1 बॉय सिलेक्टेड, तो सारे तो नया नहीं। सारे कैसे आ जाएंगे? जी जी बी आएगा, जी बी जी आएगा और साथ में बी बी। तो सारे तो आ गए। सारे कहाँ आ गए? एक जी जी वाला रह गया। Gigi era. अब कौन है इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बता दो जरा। ये A और B. ए और बी और ए और सी भी है, ठीक है? दोनों 5 है, इसका मतलब ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव as well as A and C are mutually exclusive. ठीक है जी। अब आपने जो करना है इसके सॉल्व एग्जांपल्स आपने करने हैं, बिल्कुल करने हैं। तो जो होमवर्क है दैट इज द सॉल्व एग्जांपल्स। जल्दी खत्म हो जाएगा ये ले आराम से 4 दिन का है सिर्फ, जितनी एक दिन में एक एक्सरसाइज आराम से हो जाती है। वन सीरीज हाँ वो उसके बाद शुरू कर देंगे। नहीं कितने टाइम के है? हाँ अभी